तो जनाब आज की वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं बीसीए का फर्स्ट ईयर रोड मैप, जहां पर मैं बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप गए हो अभी बीसीए ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, प्लस आपके असाइनमेंट्स कैसे होंगे, आपकी लैब्स के अंदर कितनी लैब्स फाइल बनवाई जाएंगी, प्लस आपके एग्जाम्स कैसे होंगे और भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा टिप्स आपको देने वाला हूँ जो कि आपको बीसीए जर्नी को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाने वाला है। प्लस जितनी बातें बताऊंगा उसके पूरी एक नोट्स की पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप वीडियो बस कंप्लीट देख लें, उसको डाउनलोड करके रख लेना, हमेशा काम आएगी और एक एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बीसीए का फर्स्ट ईयर का एक पॉइंट बताते हैं। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ और फर्स्ट सेमेस्टर समझो या फिर आपको पूरा थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर या फिर बोले तो फर्स्ट ईयर की एक तरीके से हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ दे देंगे, उसके बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर के आपको ऑटोमेटिक सेम चीज़ें रहती, इन्फॉर्मेशन होती चली जाएगी। तो आप ये मान के चल सकते हो कि कंप्लीट रोड मैप है। इससे पहले भी मैंने बीसीए का एक रोड मैप बनाया, उसके अंदर तो और इन डेप्थ जाके मैंने बताया था चीज़ें, पर यहाँ पर आपको स्मूथली सारी चीज़ें सब पता चलने वाली, तो बेफिक्र हो जाओ। अब ये स्लाइड सामने है, हम लोगों को सब चीज़ें करना है पर धीरे धीरे करेंगे, एक एक स्लाइड बढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। पर पहले मैं आपको थोड़ा सा एक मोरल आपका बढ़ाना चाहूँगा। अभी क्या है, हर एक स्टूडेंट जब वो मान लो 12th पास आउट करता है या 11th पास आउट करता है और एक कॉलेज की जर्नी में जा रहा होता है, बशर्ते आप बीटेक कर रहे हो बीसीए कर रहे हो कोई मायने नहीं रखता है। कोई भी स्टूडेंट हो जब कॉलेज जाता है या हॉस्टल लाइफ उसकी स्टार्ट हो रही होती है, नई भी हॉस्टल लाइफ है, तो आप एक नए एरा में एंटर करते हो। एक तरीके से आपको लगता है कि भाई क्या चीज़ है, जो फ्रीडम आपको आपके 12th या 11th में नहीं मिलती है वो शायद आपको वहाँ पे कॉलेजेस के अंदर वो फ्रीडम देखने को मिलती है। बट वो फ्रीडम को हम लोग को कैसे अपने वाइसली यूज़ करना है, बुद्धिमत्ता के साथ यूज़ करना है, ये बहुत मायने रखता है। तो हम लोगों को जब भी कॉलेज हम जा रहे हैं, कोई भी डिग्री हम लोग परस्यू कर रहे हैं, चाहे मैं इसी बीसीए स्टूडेंट्स के लिए नहीं सबके लिए बात कर रहा हूँ, आपको पूरा एनर्जेटिक रहना है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, जहाँ पर भी आपको लगता है कि इस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो सकता है या फिर मेरे अंदर कोई इंप्रूवमेंट आ सकती है, सेल्फ ग्रोथ हो सकती है, आपको वो अपॉर्चुनिटी पकड़नी है, आपको उसका फ़ायदा उठाना है। तो एनर्जेटिक रहो, चीज़ों को सीखने के लिए बिल्कुल एक्टिव रहो। कभी भी किसी चीज़ का लोड मत लो कि यार हाय मुझे असाइनमेंट्स मिल गए मैं क्या करूँ, ठीक है सबके साथ होता है, चिल मारो। ये 3 साल या जो 4 साल बीटेक के होते हैं या बीसीए के होते हैं वो आपके लाइफ टाइम की मेमोरी बनाते हैं, जर्नी बनाते हैं। तो ये जो आपकी 3 से 4 साल की जर्नी है ये आपको हमेशा याद आएगी कि यार ऐसे समय में मैं ये किया करता था, ये किया करता था, और आपको ये समय को बहुत अच्छे से यूज़ करना है। मतलब बाद में ये पछतावा ना हो कि यार मैंने इस फील्ड में अपना हाथ नहीं डाला, ये चीज़ सीख लेता तो शायद ये हो जाता, या फिर यहाँ पर मैंने ये गड़बड़ कर दी थी, थोड़ा आप ऐसा कर सकते थे। होता है, देखो हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियाँ आपसे होंगी या फिर आप कुछ चीज़ें छोड़ोगे कुछ पकड़ोगे, बट अपनी तरफ से मतलब आपको कहीं ना लगे कि मैं कोई चीज़ दूर कर रहा हूँ अपने से या कोई चीज़ छोड़ रहा हूँ। जो भी अपॉर्चुनिटी दिखे, जहाँ पे भी आपको लगे कि ये चीज़ मेरे लिए है, वो चीज़ आप ग्रैब करें, आप चीज़ों को सीखें। सिर्फ कॉलेज के भरोसे मत रहें। कॉलेज में क्या सिखाया जा रहा है वो एक अच्छी बात है, बट आप भी थोड़ा सा, जैसे अब मैं बीसीए स्टूडेंट्स को ज़्यादा ये चीज़ सलाह देता हूँ कि मान लो उनकी प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं आती है, बहुत से लोग मानते हैं और मैं भी ये चीज़ जानता हूँ कि बीसीए अगर आप बहुत ही अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तो बात अलग है, अगर आप टियर 2 या टियर 3 कॉलेज से कर रहे हैं तो उतनी अच्छी प्लेसमेंट शायद ना आए। बट ऐसा नहीं कि बीसीए स्टूडेंट्स की अच्छी प्लेसमेंट लगती नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पता करते रहना ऑफ कैंपस में, आपको देखते रहना कहीं इंटर्नशिप अगर किसी बड़ी कंपनी में मिल रही तो आपको उसको ग्रैब कर लेना है। आपको पता लगाना है कि कहाँ पर चीज़ें कैसे हो रही हैं। आपको पूरी तरीके कॉलेज के भरोसे नहीं रहना है, ये कहने का मतलब है। पूरी एनर्जी के साथ जाएंगे, पूरी पावर के साथ हम लोग पढ़ेंगे चीज़ों को, जो चीज़ अच्छी लगेगी उसको सीखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेंगे, क्योंकि कल का जब हमारी प्लेसमेंट का समय आएगा तो हमें ये ना लगे कि हम लोग ने प्रोक्रेस्टिनेट किया था, हम लोग ने टाल मटोल किया था, या फिर मेरे आलस की वजह से आज मैं ये चीज़ नहीं सीख पाया और देर हो गई। तो देर हो गई, ये जो पछतावा होता है वो गिल्ट नहीं आना चाहिए मन में। बाकी कुछ भी हो यार, सब कोई परफेक्ट नहीं होता है, अपनी तरफ से 100% देना है, ठीक। ये चल के ये सोच के हम लोग को अपनी जर्नी में धीरे धीरे चलते जाना है, स्टार्ट कर देना है। तो अब 1 बाय 1 चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्लाइड में मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बता दूं। बीसीए आपका एक 3 ईयर प्रोग्राम होता है, ठीक है, 3 साल का प्रोग्राम है, जबकि आपका बीटेक क्या है 4 साल का होता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए।
जाहिर सी बात है, अगर आप बीसीए स्टार्ट कर रहे हैं, बीसीए में आ चुके हैं तो आपको पता होगी। अब इसके अंदर टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर का मतलब क्या होता है कि आपके 1 सेमेस्टर जो बोलते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर जो बोलते हैं, इक्वल टू 6 मंथ्स, ठीक है। तो एक सेमेस्टर क्या है, 6 मंथ का, ठीक है। तो एक फर्स्ट ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं 6-6 महीने के। अब थोड़ा कम दिन भी होते हैं क्योंकि आपके थोड़ा सा गर्मी की छुट्टी, ठीक है, सर्दी की छुट्टी वो चली जाती है, निकल जाती हैं, पर एवरेज हम लोग ये मान के चलते हैं कि सेमेस्टर मतलब 6 माही, मतलब 6 महीने का अंतर, ठीक है। तो एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और 3 साल का है तो ऐसे आपको 6 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। और अगर आपका बीटेक है तो ज़्यादा होंगे, ठीक है, फिर 8 सेमेस्टर हो जाएंगे। तो आपको मान के चलो 2, 2, 4, 2, 6, 3 साल में 6 सेमेस्टर मिल रहे हैं। इनको बहुत ही अच्छे से, बहुत कायदे से यूज़ करना है। बीसीए में सब्जेक्ट्स देखो क्या है, जैसे अभी मैं बताने वाला हूँ कि बीसीए के अंदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। उससे पहले ये समझ लो कि सभी सब्जेक्ट अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अलग अलग होते हैं। एग्जैक्ट मैं जो लिस्ट आपको बताऊंगा हो सकता है एग्जैक्ट ना देखने को मिले, पर 90 to 95% सब में सेम रहेगा। तो जो कॉमन है, जो चीज़ें सब कॉलेजेस में कॉमन है, वो आपको बिल्कुल सब जगह पता चलेंगी। थोड़ा बहुत एवरेज आपका अलग अलग हो सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर की क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो देखो सबसे पहला आता है मैथ्स। अब आप बीसीए करो या बीटेक करो, मैथ्स तो होनी है। बहुत से बच्चे मैथ्स से भागते हैं, पर आप कोडिंग अगर लाइन में जा रहे हो तो यार थोड़ी बहुत आपको 8th तक की या बोले या 10th तक की मैथ तो आनी चाहिए। तो वहाँ पर आपको जो पहला सब्जेक्ट मिलता है मैथ 1 नाम से मिलेगा, या फिर बेसिक ऑफ मैथ्स, मतलब कहीं पर आपको मैथ 1 नाम से मिलता है, कहीं पर बेसिक ऑफ मैथ्स नाम से मिलता है, और ऐसे मतलब फंडामेंटल ऑफ मैथ्स, इस तरीके के नाम से मैथ का एक सब्जेक्ट मिलता है। उसके अंदर क्या क्या पढ़ाते हैं आपको, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, मैट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं। ये जितने भी मैंने, चाहे आपका लीनियर अलजेब्रा, चाहे कैलकुलस, ये सारे सब्जेक्ट आपके कोडिंग जर्नी में आगे यूज़ होने वाले हैं। जब आप डीएसए के द्वारा कोई भी क्वेश्चन हल करेंगे तो वहाँ पर ये यूज़ होते हैं। इसीलिए इन सारे मैथ के जितने भी टॉपिक्स हैं मेन इनको पढ़ाया जाता है बीसीए के दौरान, ठीक है। और इसका एक फ़ायदा होता है कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग, जो मैथ है वो आपकी लॉजिकल चीज़ें होती हैं, तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग में आपको मदद करता है, आपको अच्छे से सोचने में। एक कोई भी पर्टिकुलर अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में मदद करता है। आप अगर अभी कोडिंग स्टार्ट नहीं किए तो हो सकता है आप मेरी बात से उतना रिलेट ना कर पा रहे हो, पर अगर आपने कभी भी सी प्रोग्रामिंग या कोई भी लैंग्वेज थोड़ी भी पढ़ी है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैथ ही यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मान लो 3 नंबर दिए गए तो उसमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड करने के लिए भी हम लोग को इफ एल्स का यूज़ करके मैथ से हम लोग निकालते हैं। कोई भी फार्मूला हो हम लोग मैथ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ाया जाएगा, मैथ के ये टॉपिक हैं। तो मैथ्स 1 नाम से या बेसिक ऑफ मैथ नाम से ये सब्जेक्ट मिलता है बेसिकली। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर फंडामेंटल नाम से आपको दूसरा सब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली क्या बात हो रही होती है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क किस तरीके कर रही है। अगर मान लो आज मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप के अंदर कोई भी एक बटन दबा रहा हूँ, तो बटन से कैसे कमांड कंप्यूटर तक जा रही है और कंप्यूटर उसको कैसे समझ रहा है, या फिर मैं कोई चीज़ लिखता हूं तो कंप्यूटर उसको कैसे समझता है, ह्यूमन लैंग्वेज कैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रही है, किस तरीके से कन्वर्जन का काम चल रहा है। तो हार्डवेयर टू लैंग्वेज कन्वर्सेशन, मतलब आपका कोई भी कंप्यूटर है वो इनपुट लेता है आपसे, देन वो कोई एक्शन परफॉर्म करके देता है, तो उसके पीछे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब कंपाइल हो रही होती है कंपाइलर द्वारा, तो वो चीज़ें कैसे होती हैं इसके बारे में यहाँ पता चलेगा। दूसरी बात, आप बाइनरी लैंग्वेज के बारे में भी यहाँ बताया जाएगा। बाइनरी लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर सिर्फ 0 and 1 समझता है, जो कि होती है बाइनरी लैंग्वेज। 0 1 0 1 0 1 करके ही सारी चीज़ें वो समझता है। तो हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देते हैं एट द एंड वो कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट होती जाकर किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में। और कंप्यूटर कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझता है, ये एक फैक्ट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन समझता है, हम प्रोग्रामर्स। बस एक तरीका ऐसा है कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डालते हैं और कंपाइलर एट द एंड लास्ट प्रोसेस में उसको बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है, जो कि सिस्टम उसको समझता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि बेसिक ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात होगी। एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, मतलब बेसिक आपका जो एमएस ऑफिस है उसके बारे में भी इसमें बात हो सकती है। कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं बाद में होती है, आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। डिजिटल कंप्यूटर फंडामेंटल्स नाम से सब्जेक्ट होता है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज के बारे में जब बताया जाएगा तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। तीसरा पॉइंट,
कंप्यूटर फंडामेंटल्स नाम से एक सब्जेक्ट होगा या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम से, ये दोनों ही नाम देखने को मिलते हैं, पर ज़्यादातर कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसके अंदर आपको इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किन किन टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। मेमोरी एलोकेशन स्टोरेज के बारे में बताया जाएगा कि एक रैम किस तरीके वर्क कर रही होती है, कोई प्रोग्राम किस तरीके स्टोरेज ले रहा होता है, किस तरीके वर्क करता है, ये बताया जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, मॉडेम वगैरह ये सब कैसे काम करते हैं, इनके बारे में बताया जाएगा। और हो सकता है इन्हीं के साथ में या इसके बाद में आपको डीबीएमएस के बारे में भी बताया जाए। डीबीएमएस क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपका जो डाटा होता है उसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, बड़े बड़े डाटा को। तो वो जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसी को बोलते हैं डीबीएमएस, ठीक है। अब जैसे अगर मैं एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती है जो कमांड दी जाती है, मतलब एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, एक तरीके से कमांडिंग लैंग्वेज है, उसके थ्रू मान लो माई एसक्यूएल जो है, माई एसक्यूएल क्या है? एक डेटाबेस है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, और एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करके हम लोग डेटाबेस को थ्रू हैंडल करते हैं, मतलब डेटाबेस को डीबीएमएस के थ्रू हैंडल करते हैं। तो डीबीएमएस इज एक सॉफ्टवेयर, मतलब डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो डीबीएमएस पे हम लोग डालते हैं, उसको चलाते हैं और डेटा को जो भी है, जो डेटाबेस है उसको उसमें कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ डिलीट करते हैं, कुछ रीनेम करते हैं, कुछ अपडेट करते हैं, इस तरीके के टास्क करते हैं। ये थोड़ा सा बता दिया आपको, जैसे इसमें कोई रोड मैप के अंदर ये चीज़ नहीं है, पर मैंने बता दिया आपको, आगे के लिए आपको काम आएगा, ठीक है। आपको इंग्लिश भी देखने को मिलता है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब देखो कहीं कहीं भले ना हो, पर जनरली बीसीए में इंग्लिश देखने को मिलती है, जिसमें आपको वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में देखो बेसिकली लेटर राइटिंग, ठीक है, ऐसे तो वगैरह नहीं यार, पर लेटर एप्लीकेशन राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी को किस तरीके मेल कर रहे हैं, किसी को किस तरीके लेटर इंग्लिश में लिख के भेज रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इसको सीखना चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स, इन सब बारे में बात होती है यार, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, ये करेंगे, पर जैसे सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट और ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे, पर बेसिक क्या है, आपको फोकस करना है कि अपनी इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन जितनी स्ट्रांग हो सके उतना कर लेना। जितना आप अच्छे से, कम्युनिकेशन को अच्छा करने का मतलब ये नहीं होता कि आप परफेक्टली इंग्लिश बोल रहे हो। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप अपनी बात को कितनी अच्छी तरीके से सामने वाले को समझा पा रहे हो, ये कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एक तरीके से पॉइंट होता है। और अगर इंग्लिश आती है और इंग्लिश अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान हो सकता है कि जो आपका इंटरव्यूअर या जो एचआर हो वो इंग्लिश में आपसे बात करे, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग पे भी बीसीए में ध्यान देना है। तो आप जितना हो सके इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें, जनरली अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें। अगर आप हॉस्टल में जा रहे हैं तो हो सकता है कि बाहर से भी कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हों, अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री से तो नहीं आएंगे, बेसिकली स्टेट से आ रहे होंगे, तो वहाँ पर इंग्लिश में ही ज़्यादातर बात होती है, क्योंकि सबको हिंदी नहीं पता होता है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग पे ध्यान देना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह होती हैं चीज़ें, पर जब आप अपने आप को सिंसियरली बना लेंगे, आप कम्युनिकेशन अच्छी कर लेंगे, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सा आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में यही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। बाकी हम लोग पर्टिकुलर इस पे भी टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे, हो सकेगा कोर्स भी बना देंगे यार, टेंशन न लो। बस मुझे पता है मुझे क्या क्या करना है, आपको क्या क्या पढ़ाना है, बस धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। अभी 5 सितंबर से हम लोग पूरा आपको वेब डेवलपमेंट में जो जो चीज़ें आपको मान के चलो 30% चीज़ें पढ़ा रखी हैं, बाकी 70% 80% चीज़ें मुझे पढ़ानी है, वो मैं स्टार्ट करूँगा। जावास्क्रिप्ट, नोड.js ये सब पढ़ाना है, ठीक है। आते हैं फिर उसके बाद में इंग्लिश के बाद में आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाएगी। कॉलेज के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चा जब नया नया आया होता है, अगर मान लो आप होशियार हो, आप पहले से हो सकता है कोडिंग किए हो, अगर इस चैनल से जुड़े हो या कहीं से भी, पर बहुत से लोग नहीं किए होते हैं, तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं होती, थ्योरिकल पढ़ा हुआ होता है। सी प्रोग्रामिंग एक ऐसा तरीका है जहाँ पर आप चीज़ों को प्रैक्टिकली करके कंप्यूटर में देख पाओगे। आप अपने कोड एडिटर के अंदर कोड लिखोगे, फिर आपके सामने एरर आएगा, फिर उस एरर को सॉल्व करोगे, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला, सी प्रोग्रामिंग किन कारणों से सिखाई जाती है, तो क्लियर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। अगर आप सी प्रोग्रामिंग के सारे फंडामेंटल्स जानते हो तो आप अदर लैंग्वेज C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन सीखते हो तो बहुत सही लगेगा। काफ़ी सारे आपको टॉपिक सेम लगेंगे, बस आपको सिंटैक्स अलग होगा। सिंटैक्स मतलब कोड लिखने का जो तरीका है वो अलग होगा। जैसे सी प्रोग्रामिंग में आप प्रिंटफ लिखते हो, वैसे ही आप जावास्क्रिप्ट में console.log लिखते हो, आप ऐसे पाइथन में आप प्रिंट लिखते हो। इस तरीके के अलग अलग चीज़ें होती हैं, पर काम तीनों का ही एक ही है कि किसी भी चीज़ को प्रिंट करना, किसी भी चीज़ को सामने से दिखाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आई होप।
और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, सेमेस्टर्स के हिसाब से जो पेपर्स होते हैं उनके लिए सी प्रोग्रामिंग बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मतलब सेमेस्टर वाइज जो पेपर हो रहे होंगे वहाँ पर सी प्रोग्रामिंग पूछी जाएगी। एक सेकंड मेरे को दीजिए, यहाँ पे मैं इसका माइक का क्या करता हूँ, वॉइस रिडक्शन ऑन कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा वॉइस आ रही होगी वो बंद हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में क्या चीज़, मतलब जैसे कि आपको क्वेश्चंस दिए गए कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब उस लॉजिक को आप लगाओगे, मान लो आपको पास 2 नंबर दिए गए, आपको नहीं पता कि कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि अगर मैं आपको सिंगल नंबर दे रहा हूँ 6 और 8 तो आप बता दोगे 8 बड़ा है। पर अगर ये 4 डिजिट या 5 डिजिट का एक नंबर दे देता हूँ, ठीक है, नंबर पूरा एक दे देता हूँ, तो आप नहीं बता लगा पा रहे हो कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो आपको एक ऐसा सी प्रोग्राम बनाना है जो बता पाए कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो बहुत ईजी है, इफ एल्स का यूज करेंगे और आपको वहां पे लेस देन ग्रेटर देन का यूज करना है, जिससे आपको अगर जो भी बड़ा होगा वो इफ में आ जाएगा और जो नहीं बड़ा होगा वो एल्स में आ जाएगा। इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हो, बहुत ईजी है। मैं आपको एक सबसे बढ़िया उपाय बताता हूँ, मैंने सी प्रोग्रामिंग का कंप्लीट कोर्स बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुछ टॉपिक्स हैं 1-2 वो अभी बच्चे हैं, मतलब चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कोर्स छोड़ दिया है। अभी मैंने सबको रिकर्जन तक का सब कुछ पढ़ा दिया है, तो वहां तक जब तक जाओगे जब तक तो आपका सारा काम हो चुका होगा। इतने सारे क्वेश्चन उसमें कराए हैं, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है कि आपका पूरा उसी में कवर कर रखा है। तो जितनी भी चीजें आएंगी सब उससे आएंगी और कहीं बाहर से नहीं आनी है। तो सी प्रोग्रामिंग का पूरा कोर्स नीचे दे रखा है, पढ़ लेना जाके। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग के बाद में भैया अब आपको बचता है एक लैब्स, 2 लैब्स होती हैं। ठीक है, असाइनमेंट्स, एग्जाम्स और ग्रेड्स। एक एक पॉइंट पे बात करते हैं भैया। लैब्स मतलब देखो, सी प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी तो सी प्रोग्रामिंग का क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे लैब में जाकर। एंड दूसरी लैब काय की होगी, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, ये जो सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे इनकी प्रैक्टिस होगी। तो आपको लैब की फाइल भी बनानी पड़ेगी, जैसे कि असाइनमेंट्स होते हैं उसी तरीके लैब फाइल बनाई जाती है। तो 2 फाइलें बनेंगी, जो कि आप खुद प्रैक्टिकल कर रहे हो उसको थ्योरिकल आपको लिख के लाना है। मतलब अब किया जाता है तो क्या करेंगे, बट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो ये चीजें आप कर रहे हो इनको आपके नंबर ऐड होते हैं, और ये नंबर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो आपको सब चीजों का ध्यान रखना है। अब इन पॉइंट्स को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो लैब्स का तो मैंने बता दिया कि 2 फाइल बनेंगी और लैब्स में ले जाएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे। असाइनमेंट का क्या होता है, 2 से 3 असाइनमेंट्स पर सब्जेक्ट आपको 6 महीने में बनाने होते हैं। ठीक है, एक 6 महीने के अंदर अंदर पर सब्जेक्ट के 2 से 3 असाइनमेंट बनते हो सकते हैं, ज्यादा या कम भी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज पे डिपेंड करता है, होता है। ठीक है, बट आपको 2 से 3 असाइनमेंट मान के चलने हैं। इसमें क्या होता है कि चीजों के बारे में वर्णन करना होता है। चीजें जो भी असाइनमेंट दिए जाते हैं, हो सकता है ग्रुप असाइनमेंट दे दें, किसी चीज की प्रेजेंटेशन दे दें, वो उन पर डिपेंड करता है। बट इंफॉर्मेशन ये रखनी है कि आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे 2 से 3 असाइनमेंट पर सब्जेक्ट इन 6 मंथ। ठीक है भैया, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एग्जाम का क्या पैटर्न है, 6 महीने के अंदर आपको देखो 2 से 3 पेपर होते हैं। ठीक है, 6 महीने, या फिर आप बोल सकते हो 1 साल के पहले 6 महीने का समझो। किसी में हो सकता है 2 पेपर हो, किसी में हो सकता है 3 पेपर हो। अब ये गारंटी कोई नहीं ले सकता कि आपके यहाँ क्या है, हर एक का अलग अलग होता है। बट जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं वो आपके कॉलेज के अंदर हो रहे होते हैं, उसमें आपके टीचर, आपके प्रोफेसर ही क्या पेपर तैयार करते हैं। बट जो फाइनल एग्जाम होता है वो आप बाहर जाकर देते हो, जैसे हम लोग बोर्ड्स में जाकर देते हैं, 12th या 10th का होता है, उस तरीके आप जब बाहर जाते हो तो वो क्या है, वो यूनिवर्सिटी से पेपर बन के आ रहा होता है। तो मिड टर्म एग्जाम किसी किसी में 1, किसी किसी में 2, ठीक है, हाफ ऑफ टाइम में लेते हैं। फाइनल एग्जाम में आपको क्या करना है, फाइनल एग्जाम में बाहर जाके देना है, वहां पर पेपर बाहर से आएगा। समझ में आया? तो ये मान के चलो 2 से 3 एग्जाम होंगे। ठीक है, अब ग्रेड्स की बात कर लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने कहा कि मार्क्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी बाद में बताऊंगा, अब वही पॉइंट आ गया। आपके मार्क्स नहीं, आपकी सीजीपीए बनती है। ग्रेड्स आपके जो मार्क्स आते हैं उससे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं सीजीपीए कॉलेज में। ठीक है, तो ये क्या होती है कि अभी आपको हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट ना लगे, आप वाइवा कह रहा हूं, आप असाइनमेंट्स, आप लैब फाइल्स मिस कर दो, नहीं जमा करी टाइम पे या नहीं नंबर लिए, बाद में ये चीजों का बहुत ज्यादा पछतावा होगा। क्योंकि जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं तो वहां पे एक क्राइटेरिया धर दिया जाता है कि भैया जिसकी 7 से ऊपर है सीजीपीए वही आएगा, नहीं तो नहीं आओगे। अब जरा सा भी अगर आप चूक गए, 7 से ऊपर मांगा गया, अगर आपका 7 भी है तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। अगर मान लो 8 कह दी गई, आपकी 7.5 है तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी सीजीपीए 8.5 से ऊपर रखने की कोशिश करना।
समझे, 8.5 से। और कोई भी बड़ा सा बड़ा सीनियर, कोई भी इंसान अगर आपको कहता है कि नहीं यार 7 7.5 बहुत होती है, कभी मत मानना। मैं कह रहा हूं कभी मत मानना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बताने जा रहा हूं, मिस मत करना। अक्सर जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, नए बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि दरअसल होता क्या कॉलेजेस के अंदर या कंपनीज के अंदर। जैसे कोई कंपनी आई, हो सकता है वो कह दे कि जितने बच्चों की 7.5% CGPA है वो एलिजिबल हैं कंपनी के पर्टिकुलर इंटरव्यू राउंड के लिए, कोडिंग राउंड के लिए। अब समझना, आपकी 7.5 है, आपके दोस्त की 8.5 है, उसके दोस्त की 9 है, ठीक है, और सबने एक साथ सबमिट किया अपना अपना फॉर्म, ठीक है। अब आपका सिलेक्शन नहीं होगा इंटरव्यू के लिए, या फिर इंटरव्यू नहीं, कोडिंग टेस्ट के लिए, या फिर आपके पेपर जो लोग लेते हैं इंटरव्यू राउंड के लिए, आपका नहीं होगा, पर आपके दोस्त का हो जाएगा, उसके दोस्त का हो जाएगा। क्यों? भले उन्होंने लिख रखा है 7.5, पर वो हमेशा ज्यादा वाले को ही सजेस्ट पहले लेते हैं कि भैया इसकी ज्यादा है, इसको पहले ले लो। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि 8.5 से ऊपर रखने की कोशिश करना है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितनी कंपनीज आती हैं लमसम वो कहेंगे कितना, 7.5 से ऊपर, वो लमसम 8 तक जाएंगी। पर आप अगर 8.5 से भी ऊपर रखते हो तो कोई भी कंपनी मिस आउट नहीं होगी। आप सभी कंपनीज के साथ आराम से डील कर पा रहे होगे। सभी कंपनीज का इंटरव्यू राउंड, कोडिंग राउंड, कोई भी टेस्ट कुछ भी हो आप दे सकते हो, सब में एलिजिबल रहोगे। तो कोई सीनियर का है कि चलो यार रहने दो, कर लेते हैं, मौज मार लेते हैं, इतना ठीक है, तो ऐसा नहीं चलता है। आपको अपने एग्जाम्स में अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, अच्छी CGPA बनाना पड़ेगा। 8.5 अच्छी है, पर इससे ऊपर आपको रखने की कोशिश करनी है, तब जाकर ये बनेगी। तो भले आप पूरे साल पूरे महीने ऐसा नहीं पढ़ना है, पर आपको जब लगे कि पेपर आ रहा तो करीबन 1-2 महीने पहले से स्टार्ट कर देना, 1 महीने पहले से आराम से पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। बाकी तो यार सब मौज मस्ती करते हैं, वो मैं भी जानता हूँ। पर अब अटेंडेंस पे आते हैं। अटेंडेंस रूल थोड़ा सा हार्ड हो गया, पहले इतना नहीं था। अब बीटेक का बच्चा हो या BCA का बच्चा हो, 75% कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको 75% देने ही देना है। तो ये समझ के चलो कि जो भी छुट्टी आप ले रहे हो उनका बहुत अच्छे से यूज करो। छुट्टियों का ध्यान में रखो कि भैया कितनी छुट्टी हो रही है, कब कब लेंगे, जिससे हमारी क्या करना है कि 75% से नीचे नहीं जाना है, 75% या उससे ऊपर रखने की अपनी अटेंडेंस रखना। नहीं तो क्या है कि फिर ये पेपर में नहीं बैठने देंगे या इंटरव्यू राउंड में नहीं बैठने देंगे, आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और बाद में आपको मेरी बात याद आ रही होगी। तो अटेंडेंस पे अब पहले जैसे छूट नहीं है, अब आपके साथ सख्ती बढ़ती जाएगी। तो आपको भी रेगुलर कॉलेज जाना है, पहले जैसा वो नहीं सिस्टम चलेगा। समझ में आया? तो छुट्टियां लो, पर कैलकुलेशन के हिसाब से लो, आंख बंद करके नहीं कि महीने 2-2 महीने बैठे हैं घर पे, ये नहीं चलेगा। लास्ट एंड पॉइंट है, पर बेस्ट पॉइंट है कि समर एंड विंटर ब्रेक्स होते हैं, ठीक है। आपके सेमेस्टर के एंड में मान लो होते हैं, तो आप हर साल, मतलब गर्मी ठंडी आती है, आपको पता है बचपन से छुट्टियां मिलती आ रही हैं, तो चाहे गर्मी की छुट्टी हो चाहे ठंडी की छुट्टी हो, ये मत सोचना कि यार मैंने तो बहुत पढ़ाई कर ली कॉलेज में, अब थोड़ा आराम करूंगा। करो, आराम भी करो, आप नेटफ्लिक्स भी देखो, मैं मना नहीं करता हूं, पर आप इन चीजों का ध्यान रखो कि अगर इतनी भीड़ है और उन भीड़ से आपको आगे जाकर कोई चीज अच्छी लेनी है, मान लो जब प्लेसमेंट के लिए कंपनी आएगी, एक अच्छा पैकेज देगी, तब क्या आप कहोगे कि नहीं मेरा दोस्त ले ले, हमें नहीं चाहिए? आपको चाहिए ना, तो उस चीज के लिए आपको अभी से तैयार रहना पड़ेगा। तो आपको विंटर वेकेशन हो या समर वेकेशन हो, आपको अपनी हॉलीडेज को बहुत ही वाइसली यूज करना, बहुत ही चालाकी के साथ में। आपको ऐसे समय में क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूँ, जब भी वेकेशन हो, या तो आप प्रोजेक्ट्स बनाओ या तो अपने DSA को मजबूत करो, ठीक है। DSA फर्स्ट ईयर में आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, सेकंड ईयर में किया जाएगा, पर मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर में आपने C प्रोग्रामिंग पढ़ी है, सेकंड ईयर में आपको C++ या जावा में से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी होती है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के बाद DSA, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, एक ऐसी चीज होती है, उसको पढ़ना होता है, थोड़ी हार्ड भी होती है, पर अगर आप उसको मजबूत कर लेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 400-500 क्वेश्चन लीड कोड पे सॉल्व कर रहे हैं, तो एक अच्छा सा आपको ये लगेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि कोई भी कंपनी है मैं फोड़ दूंगा। तो आपको चाहे तो प्रोजेक्ट्स बना लो या आप डेवलपमेंट सीख लो। डेवलपमेंट में 2 चीजों का ऑप्शन ज्यादातर रहता है, एक ऐप डेवलपमेंट, एक वेबसाइट डेवलपमेंट, और मैं भी कहूंगा इन्हीं दोनों में से चूज करना, अन्यथा आप ब्लॉकचेन में चले जाओ या किसी और में चले जाओ, वो पहले ठीक नहीं है। आप ऐप अच्छा लगता हो तो ऐप बनाओ, नहीं मुझे तो वेबसाइट डेवलपमेंट पर्सनली अच्छा लगता है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट थोड़ा ईजी भी है ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड, छोटा सा भी लैपटॉप है, ज्यादा उसमें हाई स्पेसिफिकेशंस नहीं है, तब भी चल जाता है, तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है।
अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है, मेरा चैनल वन ऑफ द बेस्ट चैनल है यूट्यूब पे। मैंने HTML कंप्लीट पढ़ाई है, CSS कंप्लीट पढ़ाई है, बूटस्ट्रैप कंप्लीट पढ़ाई है। 5 सितंबर से जावास्क्रिप्ट कंप्लीट पढ़ा दूंगा, उसके बाद नोड.js, बूटस्ट्रैप, पूरा मन स्टैक डेवलपमेंट इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड होगा। मैं आपसे 1 रुपया कोई चार्ज करने वाला नहीं हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है, बस मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, पर चीजें आएंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग सी प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एरे, ये ऐसे टॉपिक्स बचे हैं, इनको अपलोड करके हम लोग डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट पे जंप करने वाले हैं। तो ये था थोड़ा सा एक समरी मैंने बता दी। लास्ट में कुछ पॉइंट ध्यान रखो। पहला कि हमको कॉलेज के भरोसे ही नहीं रहना है, हमको खुद से भी हाथ पैर मारने हैं, चीजों को पता करते रहना है कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है। एंड हम लोग को देखना है कि कौन सी कंपनी कहाँ पर आ रही है, उसका कोई अगर इंटर्नशिप का फॉर्म निकलता है या फिर कोई प्लेसमेंट का कुछ निकलता है तो उसको पकड़ लेना है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप कुछ जान ही नहीं रहे हो। यूट्यूब पे चैनल्स को फॉलो करो, यूट्यूब पे वीडियोस देख के सीखो। अगर आपके कॉलेज में अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कंपनी वो चीज नहीं देखेगी कि आपके कॉलेज में क्या पढ़ाएगा क्या नहीं, आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप आओ, अन्यथा मत आओ। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, CGPA बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर कहे कम में काम हो जाता है, आपको नहीं मानना है, आपको ध्यान में रख के चलना है। तीसरा पॉइंट कि आप हो सके तो आप किताबें या नोट्स मत खरीदें ज्यादा, अगर महंगे आ रहे हैं। आप अपने दोस्तों से ले सकते हैं, सीनियर से ले सकते हैं मतलब, या फिर इंटरनेट पे यार बस कोई भी टॉपिक लिख के PDF लिखो, डबल कोटेशन मार्क में उसकी PDF मिल जाती है आजकल, आप वहां से ले सकते हो। तो पढ़ो, पढ़ने के लिए रिसोर्सेज बहुत कुछ फ्री है, बहुत सारे कोर्सेज फ्री है। कुछ ना समझ में आ रहा हो मेरे से पूछो, कमेंट में पूछो। अगर यहाँ ना समझ में, इंस्टाग्राम पे जाओ, @SPCracker नाम है इंस्टाग्राम यूजर नेम, वहां पर सलाह एंड जानकारी दे दूंगा, ठीक है। बट चीजों को दिमाग से चलो। और 3 पॉइंट तो योग, चौथा पॉइंट, एनर्जी के साथ रहो। जितना हो सके उतने डोमेन्स को कवर करो, ज्यादा से ज्यादा हर चीज को सीखने की कोशिश करो, हर चीज में अपना हाथ मारो कि कल का पछतावा ना हो कि मैंने ये चीज नहीं करी थी अपनी लाइफ में। ये 3 से 4 साल को अपने बेहद ही इंपॉर्टेंट 4 साल समझना। इनको आलस में या फिर सिर्फ मूवीज देखने में या मौज मस्ती में मत काटना। मौज मस्ती एक वो चीज होती है कि आप दोस्तों के साथ हो, और एक वो मौज मस्ती की आजकल यार बस नेटफ्लिक्स लगा कमरे में बैठे हो। तो दोस्तों के साथ घूमो, वो अच्छा है, पर कमरे में मत बैठे रहना, ये मत करना, ठीक है। बाकी देखो, टेक्निकल स्किल्स एक तरफ होती हैं और लाइफ की लर्निंग स्किल्स एक तरफ होती है। टेक्निकल स्किल्स तो आप एट द एंड यूट्यूब से कहीं से भी सीख जाओगे, पर लाइफ की लर्निंग स्किल्स जो आप मेमोरीज बनाते हो, जो आप सीख जाते हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर लेते हो, कम्युनिकेशन कर लेते हो, वो एक अलग चीज है। वो जब लोगों से मिलोगे, नेटवर्किंग बनाओगे अपनी, तब हो पाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा रोड मैप अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने सब कवर कर दी। अगर कोई भी पॉइंट अभी भी बचा हो जो मेरे से कवर ना हुआ हो, आप प्लीज पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक वीडियो को लाइक कर दे, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। और ये सारी PDF मैंने बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको डाउनलोड कर ले। उसका पासवर्ड पड़ा है, कमेंट में पूछे, मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।